प्यारे बच्चों, अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे सहसंबंध की कोटि अंतर विधि, जिसे रैंक डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है। इस विधि के जो क्रिएटर हैं वो हैं प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन, और इन्हीं के नाम से इस विधि को स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका संकेत चिन्ह रो है, जिसको कि इस तरीके से आप देख रहे हैं पी के सेट में दिखाई दे रहा है, तो इसे रो कहा जाता है। ये इस विधि का संकेत चिन्ह है। इस विधि में, या हम कहें कि रैंक डिफरेंस मेथड में, जिसे कि स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि भी कहा जाता है, इस विधि में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि ये अत्यधिक सरल मेथड है कोरिलेशन ज्ञात करने का। बहुत इजीली हम इसमें कोरिलेशन को ज्ञात करते हैं, और कोरिलेशन कोफिशिएंट के माध्यम से हमें बताते हैं कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध पाया जा रहा है। इस विधि को तब यूज किया जाता है जब n बहुत कम हो, और बहुत कम संख्या के डाटा में आप इस विधि का प्रयोग जब करते हैं तो एक सामान्य शुद्धता से युक्त रिजल्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं कोरिलेशन के संबंध में। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्राप्तांकों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे आपने जब मीन निकाला होगा तो आप देख रहे थे कि मीन निकालते हुए आप एक्स की वैल्यू को जोड़ दे रहे थे, या आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी तो एफ और एक्स को आपको इंटू करना पड़ रहा था। किंतु यहाँ पे ऐसा मेथड यूज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो आपका डाटा, जो कि आपका प्राप्तांक के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, उसको इम्पोर्टेंस ना देकर उसको रैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रैंक का मतलब यहाँ पे है कि मान लीजिए किसी कक्षा में आपके 50 बच्चे हैं और आपने 10 अंकों का कोई टेस्ट ले दिया है। 10 अंकों का टेस्ट लिया और आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो अब आपको इन 50 के 50 बच्चों को एक रैंक प्रोवाइड करनी है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी मेरिट आती है, तो मेरिट में आपको मेरिट की जानकारी किस प्रकार से होती है, आप रैंक देखते हैं कि मेरा कौन सा रैंक आया हुआ है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपको 50 बच्चों को रैंक प्रोवाइड करनी है। सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने वाले को टॉप रैंक दी जाएगी, और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले को सबसे अंतिम रैंक यानी कि 50 रैंक प्रोवाइड की जाएगी। अब वो कक्षा का पहला रोल नंबर हो सकता है जिसको कि सबसे कम अंक मिले हैं, या हो सकता है कक्षा का मिडिल कोई बच्चा हो जो 25वां नंबर रखता हो, तो वो 25 अनुक्रमांक वाले बच्चे के सबसे कम रैंक आ गई हैं। या हो सकता है जो कि 49 नंबर का स्टूडेंट है रोल नंबर में, उसने पहली रैंक अर्जित की है। तो इस प्रकार से आपको विद्यार्थियों को रैंक प्रोवाइड करनी होती है। तो इस मेथड में इम्पोर्टेंस है रैंक का। तो कैसे, इसको जान लेते हैं। इससे पहले इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसको कि ये चाहकर भी पार नहीं कर सकता है। जैसे अगर आपका डाटा 25 से अधिक हो जाए, यानी आपने 25 से अधिक बच्चों पर ये टेस्ट अप्लाई किया है और आप चाहते हैं उनको, आप 25 बच्चों का कोरिलेशन जाने, तो 25 तक तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इससे संख्या अधिक बढ़ेगी, इस विधि को यूटिलाइज करने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये केवल आपको सामान्य शुद्ध रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो सामान्य शुद्ध होने से इसका अर्थ है अधिक डाटा होगा तो ये अधिक डाटा में वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे कि इसका रिजल्ट जो है वो शुद्ध नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सामान्य की बात कर रहा था। जनरल पर्सपेक्टिव के लिए, जनरल आउटलुक के लिए आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी एक और कमी ये है कि हमने यहाँ कहा कि प्राप्तांकों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, जबकि हमने सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू में पढ़ा था कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड जब आप यूज करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आने के चांस बढ़ जाते हैं। किंतु जब ये डायरेक्ट
किसी को रैंक रैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका अर्थ है रियल जो स्कोर है उनको कोई इम्पोर्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये 3 इसकी कमियां हैं जिसको कि चाहकर भी रैंक डिफरेंस दूर नहीं कर सकता है। इसका जो सूत्र है वो है रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो रो है, रो से तात्पर्य है आपका कोटि अंतर विधि जिसके द्वारा कि आप सहसंबंध ज्ञात करेंगे। समेशन डी स्क्वायर का अर्थ है जो भी आपने रैंक निर्धारित की दो समूहों की, उस रैंक का जो आपने डिफरेंस निकाला है, उस डिफरेंस का जो स्क्वायर आया है उसका टोटल समेशन डी स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। और एन से तात्पर्य है टोटल बच्चे, कितने बच्चों पर उसे अप्लाई किया गया है। तो इस सूत्र का यूज किया जाता है रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन या सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। इसको ध्यान रखना है। और ये एक छोटा सा सूत्र ये हमें बताता है कि सबसे पहले हमें समेशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और डी स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें डी निकालना ज़रूरी है। हमें एन पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें यदि हमें पता है तो हम कोटि अंतर विधि से यानी रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। इस विधि का यूज करने के लिए पहला स्टेप है कि आपके जो स्कोर हैं उनको आपको कोई रैंक प्रोवाइड, कोटि का अर्थ है रैंक, रैंक का अर्थ है कोई नंबर देना। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में पहला नंबर किसका आया, दूसरा नंबर किसका आया, तीसरा नंबर किसका आया, चौथा नंबर किसका आया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें नंबर पे कौन बच्चा आया है। तो ये जो हम नंबर प्रोवाइड कर रहे थे उसको यहाँ पे कोटि नाम दिया गया है, जिसे इंग्लिश में रैंक कहा जाता है। तो जो भी स्कोर 10 बच्चों ने अचीव किए उस उन बच्चों को रैंक प्रोवाइड करनी है। तो हम जान रहे हैं कि हमने अध्ययन किया कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में मेजर किया जाता है। तो उन दो वेरिएबल्स को यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो आपने अंक लिखे, और अंक लिखने के बाद जब आप उन्हें कोटि प्रदान कर रहे होंगे यानी रैंक प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपने मान लीजिए एक्स के नंबर को लिखा और आपने y के अंक को लिखा, तो अब आपको x को पहला रैंक प्रोवाइड करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा, R1 कहा जाएगा। और y को जब आप रैंक प्रोवाइड करेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे, R2 कहेंगे। ठीक है, आगे हम सवाल में देखेंगे तो आपको अधिक क्लियर हो जाएगा। तो जो दो समूह हैं जिन्हें हमने वेरिएबल्स बोला है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, मान लीजिए ये आपका मैं कहूँ हिंदी का विषय है जिसमें 10 बच्चों के अंक प्राप्त हुए हैं, और ये आपका संस्कृत का विषय है जिसमें 10 बच्चों को अंक प्राप्त हुए। तो अब आपको जानना है कि हिंदी और संस्कृत में कोई संबंध है या नहीं है। तो इस कोरिलेशन को जानने के लिए हिंदी को आप क्या कहेंगे, R1 रैंक प्रोवाइड करेंगे आप बच्चों को, और Y को जो कि आपने जिसे आपने संस्कृत कहा है उसको रैंक प्रोवाइड करने के लिए R2 कहा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही आप 10 बच्चों के रैंक प्रोवाइड कर देंगे हिंदी के, और रैंक प्रोवाइड कर देंगे आप किसके, संस्कृत के, तो अब आपका काम है यह भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है 10 बच्चों में कुछ बच्चों के अंक एक समान भी आ रहे हों। तो आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना होगा रैंक देते समय किस प्रकार से आइए जानते हैं। तो हमने R1 और R2 से उसे दर्शाया। अब जब हम R1 में जिसने सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं उसको हमने पहला रैंक दे दिया, उसके बाद जिसके अंक आए उसे दूसरा रैंक दे दिया, उसके बाद जिसके अंक आए उसको तीसरा दे दिया, और इस प्रकार से तब तक हम देते गए जब तक कि 10वें बच्चे तक के अंक में हम नहीं पहुंच गए।
तो हमने बारी-बारी से 10 रैंक प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ गया जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि पता चला कि 10 बच्चों में 3 बच्चों के हिंदी में एक जैसे अंक आए हैं, तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, हम रैंक कैसे प्रोवाइड करें? हमने पहले अंक वाले को, जिसने ज़्यादा अंक किया उसको पहला हमने दे दिया है रैंक, जिसने उसके बाद किया उसको दूसरा भी दे दिया है, जिसने उसके बाद किया उसको तीसरा भी दे दिया, जिसने चौथा किया उसको भी दे दिया। लेकिन अब जिसको हमने 5वां रैंक देना था, उस 5वें रैंक के समान ही 2 और बच्चों के अंक आ रखे हैं। तो अब यहाँ ये डिफ़िकल्टी हो जाती है कि क्या हम ऐसा करेंगे कि उन तीनों को अलग-अलग रैंक दे देंगे? जैसे 5, 6 और 7 रैंक हमने दे दिया, तो क्या ये सही होगा? ये परेशानी यहाँ पे सेम वही आ गई कि मान लीजिए हमें गोल्ड मेडल प्रोवाइड करना है विद्यार्थी को, या हमको कोई पुरस्कार प्रोवाइड करना है विद्यार्थी को, और उसके 3 दावेदार हो जाएं और तीनों ने एक समान अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो यहाँ पर अब सिचुएशन ये आएगी कि क्योंकि गोल्ड मेडल तो एक को ही जाना था, पुरस्कार भी एक को ही दिया जा सकता था, तो ऐसा क्या करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो क्या यहाँ पे किया जाए? तो आपने देखा होगा कि जो भी पुरस्कार होगा, उस पुरस्कार को तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो गोल्ड मेडल है या पुरस्कार है तो तीनों दावेदार हैं, तो एक को ही निकालना था, तो वैसी स्थिति में तो हम आयु को महत्व देंगे, जिसकी आयु अधिक होगी उसको हमने गोल्ड मेडल दे दिया। लेकिन बच्चा यहाँ पे कहेगा कि भाई हमारे तो अंक एक जैसे आए थे, शैक्षिक उपलब्धि में हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम तीनों एक जैसे ही हैं, तो फिर ये हम पार्शियलिटी भी हमारे साथ में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रैंक प्रोवाइड करते हुए क्या करेंगे कि जो रैंक का क्रमांक है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे इसने काम आना है, हमने 10 रैंक तक देना है। तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि 4 बच्चों को हम रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं और 5वें बच्चे के बाद 2 बच्चों के, इन तीनों के एक समान अंक आए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5वीं रैंक धन 6वीं रैंक धन 7वीं रैंक, इनको जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें 3 बच्चों में बराबर बराबर रैंक प्रोवाइड करनी है। तो बटे कितना हो जाएगा, कितने से भाग दे देंगे, 3 बच्चों में बांटना है तो भागा 3। तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया आपका 6 और 5 हुआ 11, और 11 और 7 हुआ बराबर 18। और 18 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 छक्के 18। तो इसका अर्थ है जो हमको अगली रैंक प्रोवाइड करनी है 3 बच्चों को जिनके एक समान आए हैं, उन्हें हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6, 6 और 6 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 6, 6 और 6। एक बार फिर से समझ लीजिए, हो सकता है कि आप जितने बच्चों को आपने एन के रूप में चूज किया है और आप उन्हें रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी, अगर आपने 10 बच्चे चयनित किए तो 3 बच्चों के एक जैसे ही अंक विषय में आ रहे हों, तब किसको आप अधिक रैंक प्रोवाइड करेंगे, ऐसी समस्या आपके सामने आ जाएगी। तो समस्या को निजात पाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप जितनी रैंक प्रोवाइड कर चुके हों, उसके बाद की रैंक को जितनी बार वो अंक रिपीट हो रहा है, उस अंक के रैंक के क्रमानुसार आप उनको जोड़ लेंगे। यानी कि हमारे पास 3 बच्चों के अंक एक जैसे थे, तो जब हमने नंबर से उनको लगाया तो 4 रैंक के बाद आ रहा था 5वां, 6वां और 7वां। तो हमने 5वीं रैंक, 6वीं रैंक और 7वीं रैंक को जोड़ लिया। 3 बच्चे थे, तीनों में हमने भाग दे दिया। जब आपने भाग दिया तो आपको 6 प्राप्त हुआ है। तो अब आप तीनों को कितना दे देंगे, 6, 6 और 6, तीनों की लड़ाई पर पुरस्कार हमने तीनों में बराबर
बांट दिया कि तीनों ही इस पुरस्कार के हकदार हैं। तीन बच्चे इस गोल्ड मेडल के क्या हैं, हकदार हैं। तो हमने तीनों को सम्मानित कर दिया। तो अब जो हमारी समस्या थी कि पार्शियलिटी बच्चा कह सकता था, हमने कोई पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं की, रिजल्ट उसके सामने है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब जब हमने यहाँ 1 2 3 4 रैंक दिया, उसके बाद 6 6 और 6 रैंक आ रहा है, तो अब अगली रैंक क्या होगी? क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ एन 10 है हमारे पास, तो रैंक भी 10 तक ही जाएगी, यानी नंबर 10 तक ही दिए जाएंगे। तो इससे आगे तो दिया नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या विशेष ध्यान रखना है, ये 4th पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी अंतिम जो रैंक आई थी वो आई है 7। क्यों आई 7? क्योंकि जब हम सीरियल से जोड़ रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आया है। तो अब हम, चूंकि यहाँ हमने 5 6 और 7 नहीं लिखा है बल्कि तीनों को बराबर बराबर दे दिया है हिस्सा करके, तो अब हम अगली जो रैंक लिखेंगे वो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। क्योंकि हम 7 बच्चों को रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं, 3 ही बच्चे हमारे पास शेष हैं और रैंक हमें 10 तक ही देना है। तो अब अगली रैंक क्या होगी, अगली रैंक होगी हमारी 6 के बाद क्या लिख देंगे हम डायरेक्ट, 8। क्यों लिखा हमने 8? क्योंकि 5 6 और 7 रैंक हम जोड़ चुके थे। तो 7वीं के बाद कौन सी रैंक आएगी, 8वीं रैंक आएगी। फिर 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10 है। तो इसका अर्थ है हिंदी में जो रैंक प्रोवाइड हुई है वो 1 2 3 4 6 6 6 8 9 और 10। इस तरीके से आप रैंक प्रोवाइड करेंगे और रैंक प्रोवाइड करने के बाद सेम प्रोसीजर को आप R2 के लिए भी अप्लाई करेंगे। यदि वहाँ अंक रिपीट नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंक को जिसके अंक ज़्यादा आए हैं और जिसके कम आए हैं उस वे में लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ तक आप रैंक लिख चुके हैं उसके बाद अंक रिपीट हो रहे हैं तो आप उन रैंक्स को जोड़ लेंगे और जितनी बार रिपीट हो रहे हैं यानी कि उतने बच्चों के अंक रिपीट हुए हैं तो उन बच्चों की संख्या से आप उसे भाग दे देंगे। अगर 2 बार रिपीट हुए तो 2 से भाग, अगर 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 रैंक को जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे और उन पांचों में बराबर बराबर आप रैंक को डिवाइड कर देंगे। तो ये पहला इसका क्या है, स्टेप है जिसको कि हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है जो कि सूत्र में लिखा था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन और एन स्क्वायर माइनस 1 का ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास चूंकि 6 पहले से यहाँ सूत्र में दिया हुआ है, हमें समेशन डी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो समेशन डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर करने से पहले ज़रूरी है कि हमारे पास डी हो। तो डी कैसे निकलेगा, अब हमने जो हिंदी 10 बच्चों के हिंदी के अंक और 10 बच्चों के संस्कृत के अंकों को जो रैंक प्रोवाइड किया, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए R1 - R2 यानी पहली रैंक में से दूसरी रैंक को घटा देंगे 10 के 10 बच्चों के, और जो आता रहेगा वो हमारा डी का कॉलम हमारा तैयार होता रहेगा। तो ध्यान रखना है D = R1 - R2 यहाँ पे करना है। जैसे ही हमें निकाल चुके होंगे तो अब हमें सूत्र के हिसाब से समेशन डी स्क्वायर करना है। तो डी जो वैल्यू निकलेगी तो यहाँ हम विशेष ध्यान देंगे, डी स्क्वायर निकालने के लिए डी की जो वैल्यू निकली है उसकी प्रत्येक वैल्यू का उसी की वैल्यू से इंटू करना, उसकी प्रत्येक वैल्यू का इंटू करना। मान लीजिए 2 आया है पहले बच्चे के जो आपने अंक दिए हैं, तो 2 आया है तो 2 गुणा गए 2, दूसरे
रो में आपका 3 आया तो 3 गुणा आ गए 3, चौथे में 6 आया तो 6 गुणा आ गए 6 आप करेंगे और ऐसे डी स्क्वायर निकालेंगे। जब आप डी स्क्वायर निकाल चुके होंगे 10 बच्चों के स्कोर का, तो आप इसके बाद इन सारे अंकों को जोड़ लेंगे और जो जोड़ आया है उसी को समेशन डी स्क्वायर कहा जाता है। तो ये 3 स्टेप जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला, हमें जो प्राप्तांक है उनको रैंक प्रोवाइड करनी है। नंबर 2 पे हमें ध्यान रखना है, हमें डिफरेंस निकालना है और नंबर 3 पे डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है। तो आइए अब इसे सवाल के रूप में करके देखते हैं और फिर समझते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा वो सारा कैसे अप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा है कि कक्षा 8 के 10 विद्यार्थियों के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक दिए हुए हैं। कोटि अंतर विधि से सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास विज्ञान के जो अंक हैं, मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है, ये बबीता है, ये मीना है, ये टीना है, ये बीना है, ये रवि है, ये अनिल है। तो इनके अंक इस प्रकार से है विज्ञान में: 30, 44, 34, 25, 46, 38, 28, 33, 39 और 42। तो अभी ये 10 बच्चे रोल नंबर 1 से लेकर और 10 तक के अंक इस प्रकार से आए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें रोल नंबर 1 से 10 तक के जो अंक आए हैं इनमें हमको रैंक प्रोवाइड करनी है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में इन बच्चों के जो अंक आए 36, 46, 30, 47, 38, 24, 29, 34, 45, 41 आए हैं। मान लीजिए आपको बताना है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कोई कोरिलेशन होता है कि नहीं होता है। जो विज्ञान में अच्छा होगा वो सामाजिक विज्ञान में भी अच्छा होगा, या सामाजिक विज्ञान वाला बच्चे विज्ञान को अच्छे से समझ लेते हैं। आपको ये बताना है तो आपको ये पहले दर्शाना होगा कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कोई कोरिलेशन है भी या नहीं है। तो हमें 10 बच्चों के जो अंक प्राप्त हुए हैं, अब हमने जो सूत्र लिखा था उस सूत्र के अनुसार अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सूत्र आपको याद है, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। सवाल आपके सामने है, अब इस सूत्र के अनुसार आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने 3 स्टेप इसमें किए थे। पहला स्टेप ये दर्शाया गया है, दूसरा स्टेप ये दर्शाया गया है और तीसरा स्टेप ये दर्शाया गया है। तो जो आपका विज्ञान है इसको आपको रैंक प्रोवाइड करनी है R1 से, और जो सामाजिक विज्ञान है इसे रैंक प्रोवाइड करनी है R2 के नाम से। तो सबसे पहले हम R1 यानी कि रैंक फर्स्ट देंगे। फर्स्ट का अर्थ क्या है, विज्ञान को हमने फर्स्ट नंबर दिया है और सामाजिक विज्ञान को हमने सेकंड नंबर दिया है। तो R1 का अर्थ है विज्ञान को रैंक प्रोवाइड करना। अब रैंक प्रोवाइड करने के लिए जो ये सारे अंक आपको दिए गए हैं इनका अवलोकन कीजिए अच्छे से, इनको देखना है अच्छे से और देख के ये पता कीजिए कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यानी सबसे अधिक अंक कौन लेके आया है। तो आपको देखने से ही पता चलेगा कि सबसे बड़ा अंक क्या रखा है, 46 आ रखा है। तो 46 को हमने कौन सी रैंक दे देनी है, पहली रैंक। ये फर्स्ट बच्चा है जो क्लास में सबसे अधिक अंक लेके आ रखा है। अब इसके बाद आपने फिर से अंकों को देखना है ऊपर से नीचे तक और देख के पता करना है। तो पता चलेगा कि 44 इसके बाद अधिक अंक है, यानी इससे छोटा अंक है और सब अंकों में इसके बाद का सबसे बड़ा अंक है। तो इसको हमने कौन सी रैंक दे देनी है, नंबर 2 दे देना है। यानी कि सेकंड नंबर का बच्चा कौन है, जिसके 44 अंक आए हैं। अब थर्ड नंबर का बच्चा कौन होगा, थर्ड रैंक वाला बच्चा है जिसके 42 अंक आए हैं। वो कौन सी रैंक हो गई हमारी, थर्ड रैंक हो गई। अब फोर्थ रैंक किसकी होगी, जिसके 39 अंक आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें आप देख रहे हो 39 से या 39 से बड़ा अंक कोई नहीं है यहाँ पे, तो 39 को हमने फोर्थ रैंक प्रोवाइड कर दी।
फिफ्थ रैंक हमने देखा तो 39 के बाद 38 आता है, तो 38 को हमने फिफ्थ रैंक दी है। सिक्स रैंक हमने दी है, जिसने 37 अंक प्राप्त किए हैं उसको सिक्स रैंक प्रोवाइड कर दी। सेवेंथ रैंक दी जिसने 34 अंक आए हैं जिसके, और एट्थ रैंक दी जिसके 30 अंक आए हैं। और ठीक इसी प्रकार से नाइन्थ रैंक दी है जिसके 28 अंक आए हैं। सबसे कम अंक लेके आने वाले को 10वीं रैंक मिल गई। तो 10 के 10 बच्चों को हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, रैंक प्रोवाइड कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे यहाँ पे रैंक प्रोवाइड की है। अब सेम पैटर्न को मैंने आपसे कहा कि हमें कहाँ फॉलो करना है। जो सेकंड नंबर हमने दिया है किसको, सामाजिक विज्ञान को, इसको हमने क्या कहा, R2 के नाम से हम जान रहे हैं। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि हमने सबसे ज़्यादा अंक सामाजिक विज्ञान में किस बच्चे के आए हैं। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा 47 अंक जिसके आए हैं वो सबसे ज़्यादा अंक हैं। तो उस बच्चे को डायरेक्ट क्या दे देंगे, पहली रैंक दे देंगे। इसके बाद आए हैं 46 अंक ज़्यादा आए हैं, तो इस बच्चे को हमने सेकंड रैंक दे दी। इसके बाद 45 अंक आए हैं तो इसको हमने थर्ड रैंक दे दी। इसके बाद 41 आए हैं तो इसको फोर्थ रैंक दे दी। इसके बाद 38 आए हैं तो इसको फिफ्थ रैंक दे दी। 36 अंक आए हैं तो छठवीं रैंक दे दी। ऐसे ही 34 अंक आए हैं तो हमने सातवीं रैंक दे दी। ऐसे 30 अंक आए हैं तो आठवीं रैंक दे दी। और 29 अंक लेके आने वाले को हमने 9वीं रैंक दी। और सबसे कम जो लेके आया है 24 अंक, उसको हमने 10वीं रैंक दी। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने विज्ञान वाले को भी रैंक दे दी और हमने सामाजिक विज्ञान वाले को भी रैंक प्रोवाइड कर ली। हमने दोनों को रैंक प्रोवाइड कर ली। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, डी निकालना। तो डी का अर्थ क्या है, डिफरेंस। दोनों के बीच में कितने अंकों का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जानने के लिए क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे। ये लिखा भी हुआ है, डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो R1 है 8, माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। 7 में से 8 जाएगा तो 1 माइनस 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 7 छोटा है और 8 बड़ा है। इसके बाद 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। 1 में से 5 जाएगा तो -4 आएगा। 5 में से 10 जाएगा तो -5 आएगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा। 6 में से 7 जाएगा तो -1 आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कैसे किया हमने कंप्लीट, R1 से R2 को हमने घटा दिया और वैल्यू हमारे पास आ गई। अब थर्ड स्टेप की बारी है। थर्ड स्टेप में हमें चाहिए डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर निकालने के लिए हमें डी स्क्वायर करना पड़ेगा। डी स्क्वायर का अर्थ होता है डी की आई हुई प्रत्येक संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। तो 2 है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 0 को गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 1 के गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 आएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए, जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसके आगे लगा हुआ सिंबल हट जाता है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो -5 इंटू 5 हमने किया तो कितना है, 25। माइनस का सिंबल हट गया। 0 से 0 किया तो 0 आया। 1 से 1 किया तो 1 आया। 1 से 1 किया तो 1 आया। 1 से 1 किया तो 1 आया। तो इतना समझ में आया होगा आपको कि हमने डी स्क्वायर कैसे निकाला। डी के आई हुई प्रत्येक 10 अंकों का जो 10 प्राप्तांक प्राप्त किए थे बच्चों ने, उसी अंक का उसी अंक में हमने गुणा कर दिया है। जब हम ये कर लेंगे तो अब हमारा काम है इन सब अंकों को जोड़ देना, ताकि हमें समेशन डी स्क्वायर मिल सके। समेशन का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ देना। तो हमें समेशन मिल सके, यहाँ पे सम कर सके, हम इसको जोड़ सकें, तो हम सबको जोड़ लेंगे। 4 धन 1 धन 81 धन 16 धन 25 धन 1 धन 1 धन 1, तो टोटल आया 130। तो अब जो हमें सूत्र में आवश्यक था हमारे पास वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं।
सूत्र में आवश्यक था, सबसे आवश्यक था समेशन डी स्क्वायर। उसके बाद था एन, तो एन हमें पहले से ही पता है, हमने क्वेश्चन में भी लिखा था 10